सोमवार है, हफ्ते का पहला दिन, और आज हम आपके सामने दो बहुत बड़े खुलासे करेंगे। पहला बड़ा खुलासा यह है कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर पाकिस्तान के आतंकवादियों की नजर पड़ गई है। इस्लाम के कट्टरपंथियों ने राम मंदिर को अब भी दिल से स्वीकार नहीं किया है और अब वो राम मंदिर में नमाज पढ़ने के सपने देख रहे हैं। ये पूरी खबर सबूतों के साथ आज हम आपको दिखाएंगे। और दूसरी बड़ी खबर जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो ये कि चीन ने भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के कई बड़े केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्री, भारत के सैन्य अधिकारियों समेत बहुत सारे लोगों की डिजिटल निगरानी शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि भारत के लगभग 10,000 महत्वपूर्ण लोगों की जासूसी चीन अपनी एक आईटी कंपनी के जरिए करवा रहा है। ये दो बहुत बड़ी खबरें हैं। आज हम आपको पाकिस्तान से आए कुछ ऑडियो और वीडियो दिखाएंगे और आपको यह बताएंगे कि कैसे कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान भी पाकिस्तान में बैठे दुनिया के बड़े बड़े आतंकवादी खून खराबे के बारे में खुलेआम योजना बना रहे थे, खुलेआम षड्यंत्र रच रहे थे। ये सब कुछ खुलेआम लगातार हो रहा था और सरकार ने इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। ये ऑनलाइन टेरर क्लास चलाने वाला कोई छोटा मोटा आतंकवादी नहीं बल्कि मौलाना मसूद अजहर है। और मौलाना मसूद अजहर अब ये चाहता है, उसका ये सपना है कि वो भारत में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर वहां जाकर नमाज पढ़े। वही मौलाना मसूद अजहर जिसे संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर रखा है और जो पठानकोट से लेकर पुलवामा तक के आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। और अब ये आतंकवादी खुलेआम ये धमकी दे रहे हैं कि भारत के बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली और मुंबई में पुलवामा जैसे और बड़े हमले करेंगे। और ये पुलवामा जैसे हमलों का षड्यंत्र लॉकडाउन के दौरान हो रहा था। हमारे पास आज वो सारे सबूत आ गए हैं और वो सारे सबूत आप देखेंगे, पाकिस्तान में बैठे लाखों लोग देखेंगे और दुनिया भर के लोग देखेंगे। जी न्यूज पर आज हम इस आतंकी षड्यंत्र का पूरा विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि खुद दिवालिया होने की कगार पर पहुंचने के बाद भी पाकिस्तान अपने आतंकवादियों के जरिए भारत में हमले कराने के मंसूबे अब भी पाल रहा है। यानी पाकिस्तान अब भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा। इससे पहले आप सुनते तो होंगे, लेकिन आज हमारे पास ऐसे सबूत हैं जो सबूत देखने के बाद दुनिया की कोई भी अदालत आज पाकिस्तान को छोड़ेगी नहीं। और डीएनए में आज हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि चीन कैसे भारत के खिलाफ मिलिट्री वॉर के बाद अब साइबर वॉर की शुरुआत कर चुका है। देश के लगभग हर महत्वपूर्ण नेता, बड़े बड़े सैनिक अधिकारी और बड़े बड़े वैज्ञानिकों पर चीन की जासूसी नजर है, उनके फोन पर नजर है। वो कहां जाते हैं, क्या करते हैं, किससे बात करते हैं, उनके परिवार में कौन कौन है, हर चीज पर चीन की नजर है। आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि चीन को जी न्यूज से इतना डर क्यों लगता है, क्योंकि जिन लोगों पर चीन की नजर है, जो लिस्ट आई है उसमें मेरा नाम भी है। जी न्यूज के न्यूज रूम में चल क्या रहा है, जी न्यूज पर अब क्या होने वाला है, कौन सी नई स्टोरी की योजना बन रही है, उसमें चीन की इतनी दिलचस्पी क्यों है, आज हम इसका विश्लेषण आपके सामने करेंगे। क्योंकि ये दोनों ही बातें बहुत खतरनाक हैं। और इससे पहले आपको याद होगा हम कहते थे कि अगर चीन ने हमला किया या चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ तो पाकिस्तान भी दूसरा मोर्चा खोल देगा। इसलिए आज हम जी न्यूज पर दो मोर्चे खोल रहे हैं, एक चीन के खिलाफ और दूसरा पाकिस्तान के खिलाफ, और वो भी पूरे पक्के सबूतों के साथ। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन देश के करीब 10,000 प्रमुख लोगों की जासूसी करा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की एक आईटी कंपनी जेनुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जासूसी कर रही है। ये डेटा कंपनी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कई केंद्रीय मंत्रियों की जासूसी करवा रहा है। चीन 5 पूर्व प्रधानमंत्री, 24 मुख्यमंत्री और 16 पूर्व मुख्यमंत्रियों की जासूसी भी कर रहा है। चीफ जस्टिस, रक्षा मंत्री, सीडीएस की भी जासूसी की जा रही है। साथ ही 350 सांसदों, सैन्य अधिकारियों और उद्योगपतियों से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी पर चीन नजर रख रहा है। हर साजिश और दुष्प्रचार के बेनकाब होने से बौखलाए चीन ने जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी की भी जासूसी करवाई। जी न्यूज ने मेड इन इंडिया मुहिम चलाई और चीन के हर दुष्प्रचार का बार बार सच दिखाया। जी न्यूज की मेड इन इंडिया मुहिम को 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का समर्थन मिला। सुधीर चौधरी जी ने पूरे साइंटिफिक तरीके से
और क्रम अनुसार चीन की चालबाजियों को, चीन की दगाबाजियों को पूरी तरीके से उजागर किया है। उससे चीन को लगता है कि बचना मुश्किल है। जेनुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी सोशल मीडिया पर जासूसी करती थी और वहीं से व्यक्तिगत जानकारी जुटाती थी। कंपनी पोस्ट, कमेंट्स, लाइक्स की जासूसी करके सारी जानकारी को इकट्ठा करती थी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत में चीन की जेनुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी की तरफ से कराई गई जासूसी में सीधे तौर पर चीन सरकार का हाथ है। सूत्रों के मुताबिक भारत में कराई गई जासूसी में चीन सरकार के बड़े अधिकारी शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि दुनिया में अपना दबदबा कायम करने के लिए बड़े पैमाने पर जासूसी कराई गई। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई दूसरे देशों में भी जासूसी कराई गई। सूत्रों का मानना है कि अब तक मिली जानकारी के मुताबिक चीन की कंपनी ने सिर्फ सोशल मीडिया पर उपलब्ध डेटा का उपयोग और उसका विश्लेषण किया है। ऐसे में कंपनी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना संभव नहीं है। इस नजर रखने से वो भारत देश के आंतरिक दरारों को, हमारी राजनीतिक दरारों को अच्छी तरह समझ पाते हैं और उसका काउंटर प्रोपेगेंडा खड़ा कर पाते हैं। दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कल यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए उमर खालिद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कड़काडूमा कोर्ट में पेश किया और 10 दिन की रिमांड की मांग की। स्पेशल सेल ने कोर्ट से कहा कि इस केस से जुड़े 11 लाख पन्नों के दस्तावेज तैयार किए गए हैं। इन पर उमर खालिद से पूछताछ करनी है, इसलिए उसे रिमांड की जरूरत है। वहीं सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपी खालिद सैफी ने पूछताछ में बताया कि स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव के जरिए तिरंगा चूड़ियां आई थी। इन तिरंगा चूड़ियों का इस्तेमाल महिलाओं की भीड़ लगाने के लिए किया जाता था। खालिद सैफी ने यह भी बताया कि विरोध स्थल भीड़ जुटाने के लिए और पुलिस को गुमराह करने के लिए ये तिरंगे वाली चूड़ियां बांटी गई थी ताकि पुलिस प्रोटेस्ट साइट से लोगों को न हटाए। कोरोना महामारी के बीच सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करते हुए आज से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंत्री और सदस्य मास्क पहनकर संसद पहुंचे। पहले सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही हुई और दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक राज्यसभा की कार्यवाही चली। सांसदों ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी। कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना का जिक्र करते हुए कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है, उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई कि सांसद एकजुट होकर ये संदेश देंगे कि पूरा देश जवानों के साथ खड़ा है। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सवाल उठाते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि सेना के साथ तो देश का एक-एक नागरिक है ही, उस पर कोई सवाल नहीं। शक प्रधानमंत्री की नीतियों पर है। वहीं सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल संसद के दोनों सदनों में चीन से जुड़े मुद्दों पर बयान दे सकते हैं। हरिवंश नारायण सिंह लगातार दूसरी बार राज्यसभा में उपसभापति चुने गए हैं। राज्यसभा में एनडीए उम्मीदवार हरिवंश का मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार मनोज झा से था। ध्वनि मत से हुए मतदान में हरिवंश ने जीत हासिल की। बीजेपी सांसद जगत प्रकाश नड्डा ने हरिवंश को उपसभापति बनाने का प्रस्ताव पेश किया तो विपक्ष की ओर से गुलाम नबी आजाद ने मनोज झा के नाम का प्रस्ताव रखा था। सदन में मौजूद प्रधानमंत्री मोदी ने हरिवंश नारायण सिंह को उपसभापति चुने जाने पर बधाई दी और उनकी तारीफ की। सदन का सभी सदस्यों का सौभाग्य है कि उपसभापति के रूप में हमें हरिवंश जी का मार्गदर्शन आगे भी मिलेगा। आपको इस महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेदारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।
जी न्यूज के पास सुशांत सिंह राजपूत के लोनावला के फार्म हाउस हैंगआउट विला की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें और वीडियो हैं जो छापेमारी के दौरान नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बरामद किए थे। एनसीबी की छापेमारी में कई हुक्का, दवाइयां, एस्ट्रे जैसी चीजें बरामद की गईं। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक सुशांत के फार्म हाउस पर कई पार्टियां तो उस वक्त की गई जब सुशांत सिंह डिप्रेशन के लिए स्टीरॉइड्स भी ले रहे थे। एनसीबी ने सूर्यदीप मल्होत्रा को गिरफ्तार किया है, जो रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक का दोस्त है। वहीं ड्रग्स केस में गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई, जिसके बाद करमजीत सिंह, ड्वेन फर्नांडिस और अंकुश अर्नेजा को 16 सितंबर तक, जबकि संदीप गुप्ता, संकेत पटेल और आफ्ताब अंसारी को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया, आज 2 बहुत बड़े खुलासे हम आपके सामने करने वाले हैं। सोमवार है, हफ्ते का पहला दिन है। आज हम एक बड़ा खुलासा आपके सामने चीन के बारे में करेंगे, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट में यह पता चलता है कि चीन भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो बड़े बड़े सैन्य अधिकारी हैं, बड़े वैज्ञानिक हैं, भारत के कुछ संपादक, इन सारे लोगों के ऊपर चीन अब नजर रख रहा है। ये लोग क्या लिखते हैं, किससे बात करते हैं, परिवार में कौन कौन है, हर चीज पर चीन नजर रख रहा है। यानी चीन ने मिलिट्री वॉरफेयर के बाद अब एक साइबर वॉरफेयर भी भारत के ऊपर छेड़ दिया है, जिससे आज नई नई सूचनाएं हमें मिल रही हैं। और हर बार जो नई सूचना आ रही है इस पूरे साइबर वॉरफेयर के बारे में, वो बहुत ही चौंकाने वाली है। इसलिए आज ये बड़ा खुलासा हम आपके सामने करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके सामने पाकिस्तान के बारे में एक बड़ा खुलासा करना चाहते हैं। पहली बार आज आप देखने वाले हैं कि कैसे कोरोना वायरस के इस दौर में भी, लॉकडाउन के इस दौर में भी, पाकिस्तान में अब भी आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं, जहर फैला रहे हैं आतंकवाद का। नए आतंकवादियों की खुलकर खुलेआम भर्ती हो रही है और वहां से बैठकर वो भारत पर हमले की अब भी लगातार प्लानिंग कर रहे हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि संयुक्त राष्ट्र ने उनसे यह कहा है कि वो आतंकवाद पर लगाम लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता और सब कुछ वहां पहले जैसा ही हो रहा है। पूरी दुनिया लॉकडाउन में रही हो, आप और हम लॉकडाउन में रहे हों, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवादी लॉकडाउन के दौरान भी खुलेआम आजादी से अपने सारे काम कर रहे थे और उनका काम है आतंक फैलाना, खून खराबा करना। सबसे बड़ी खबर यह है कि मोस्ट वांटेड आतंकवादी मसूद अजहर इस समय राम मंदिर पर, अयोध्या के राम मंदिर पर हमले की बड़ी प्लानिंग कर रहा है। आज हमारी इस खबर के बारे में आप एक हैशटैग हम दे रहे हैं, हैशटैग है राम मंदिर टेरर प्लान। इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों के बारे में आज हमने ऐसी जानकारी इकट्ठा की है जिसे दुनिया की बड़ी से बड़ी अदालत में भी झुटलाया नहीं जा सकता। और अगर ये जानकारी दुनिया में कोई भी देश, कोई भी अदालत देख ले इस खबर को, इन सबूतों को, तो वो आज ही पाकिस्तान पर बड़े बड़े प्रतिबंध लगा दे। और हमारा मकसद भी यही है कि आज जो सबूत हम दिखाने वाले हैं, ये सबूत अगर एक बार दुनिया ने देख लिए तो इसके बाद पाकिस्तान की मदद करने के लिए चीन के अलावा कोई और देश नहीं आएगा। इन सबूतों को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही थी, तब पाकिस्तान के आतंकवादियों पर इसका कोई असर नहीं था। पाकिस्तान की टेरर इंडस्ट्री में लगातार बिना रुके दिन रात काम चल रहा था। लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में सब कुछ बंद था, दुनिया भर की फैक्ट्रियां बंद थीं, दुनिया भर के दफ्तर बंद थे, स्कूल, कॉलेज, बाजार सब बंद थे। लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ खुला हुआ था। पाकिस्तान में आतंकवादी बनाने वाली फैक्ट्रियों में कोई लॉकडाउन नहीं था। पाकिस्तान से आतंकवाद के एक्सपोर्ट में कोई कमी नहीं आई। वहां पर आतंकवाद के उद्योग में कोई छटनी नहीं हुई। आज हम आपको यह दिखाएंगे कि कैसे लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री में राम मंदिर पर हमले और दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में पुलवामा के जैसे हमले करने के षड्यंत्र रचे जा रहे थे। इस वर्ष जनवरी से लेकर अगस्त तक आतंकवादियों ने कई वीडियो और बयान जारी किए हैं। ये वीडियो वहां पर बना लिए गए हैं, ये बयान उन्होंने अपने समर्थकों के लिए जारी किए हैं
और ये बयान और वीडियोस जब हम आपको दिखाएंगे तो आप इनके खतरनाक इरादों के बारे में समझ जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तान के बड़े शहरों में इनकी लगातार खुलकर सभाएं होती रहीं, नमाज पढ़ी जाती रही, नमाज के दौरान जहर फैलाया जाता रहा। इतना होने के बाद क्या यह संभव है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को इसकी कोई जानकारी तक नहीं थी? इमरान खान को सब पता था, लेकिन इमरान खान ने यह सब कुछ होने दिया। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि पाकिस्तान की सेना को इन आतंकवादियों के बारे में कुछ पता नहीं होगा? पाकिस्तान में इस समय लगभग 40,000 आतंकवादी हैं। फिर से आप सुन लीजिए, 40,000 आतंकवादी पाकिस्तान में इस समय हैं और इनमें से 16 आतंकवादी ऐसे हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। आज जिन आतंकवादियों को हम आपको दिखाने वाले हैं, ये सारे 2 बड़े संगठनों के हैं, जमात उद दावा, जिसे आप JUD के नाम से जानते हैं, और जैश-ए-मोहम्मद। ये दोनों आतंकवादी संगठन वो हैं जिन पर दुनिया भर में प्रतिबंध लगाया जा चुका है, संयुक्त राष्ट्र जिन पर प्रतिबंध लगा चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं कैसे ये सारे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठकर खुलेआम अपना काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार ने इन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं किया। आज हमारे पास वीडियो भी हैं और ऑडियो भी है, सारे सबूत ऐसे हैं जो इन्हें एक्सपोज कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो सबूत है वो अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने के साथ ही भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई है। यह भारत के लिए और यहां रहने वाले सभी धर्मों के लोगों के लिए एक नए युग की शुरुआत की तरह है। लेकिन पाकिस्तान को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया और पाकिस्तान के आतंकवादी लगातार राम मंदिर को अब निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे देश में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया कि राम मंदिर यहां बनेगा, तब एक अजीब सी शांति छा गई थी और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि शायद पूरे देश ने इसे स्वीकार कर लिया है, कट्टरपंथियों ने भी शायद स्वीकार कर लिया है। जब राम मंदिर का उद्घाटन, जब नींव रखी गई, शिलान्यास हुआ, तब जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे तब भी शांति थी। लेकिन ये ऐसी शांति थी जिसे आप कह सकते हैं कि ये तूफान से पहले की शांति है। इस शांति में नफरत की चिंगारियां हैं। 5 अगस्त को जब राम मंदिर की नींव रखी जा रही थी, तब मौलाना मसूद अजहर ने कहा कि उसकी इच्छा बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ने की हो रही है। आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर यह धमकी दे रहा है कि राम मंदिर का निर्माण गैर कानूनी है और मंदिर निर्माण रोकने के लिए उसके आतंकवादी अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। यानी पाकिस्तान के आतंकवादी श्री राम मंदिर पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार और वहां के लोग मिलकर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। पाकिस्तान में मंदिरों को तोड़ा जाता है और अब पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में भी मंदिर निर्माण को रोकना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें एक और आतंकवादी हमला ही क्यों ना करना पड़े। मसूद अजहर ने यह भी कहा है कि उसके आतंकवादी बेचैन हैं और संभव है कि वो राम मंदिर का निर्माण पूरा ही नहीं होने देंगे। पिछले महीने की 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर की नींव रखी थी। आप सबको याद होगा, आपने टीवी पर देखा होगा। भारत के इतिहास को बदलने वाले इस दिन का इंतजार 500 वर्षों से हो रहा था। श्री राम मंदिर 2 समुदायों के बीच विवाद का नहीं बल्कि सभी धर्मों को जोड़ने का सबसे बड़ा प्रतीक है और आतंकवादियों को भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाद खत्म होने की ये तस्वीरें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। इसलिए पाकिस्तान के आतंकवादी अब राम मंदिर पर हमले की योजना बना रहे हैं। तो आज हम आपको यह दिखाने वाले हैं कि कैसे यह योजना बनाई जा रही है। मसूद अजहर के बारे में आज पूरे कागजात हम लेकर आए हैं और मसूद अजहर ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा है यह हम आपको आज दिखाना चाहते हैं। इसी वर्ष 24 मई को आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 2 बैनर सामने आए थे। ईद के मौके पर जैश-ए-मोहम्मद ने पाकिस्तान में ये बैनर जारी किए हैं। इन दोनों बैनर्स में जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का नाम है। पहले बैनर में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 की तस्वीर मौजूद है, जिसे वर्ष 1999 में आतंकवादियों ने काठमांडू से नई दिल्ली जाते समय हाईजैक कर लिया था।
जैश ए मोहम्मद ने यह बैनर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। यानी इस बैनर और IC-814 की तस्वीर दिखाकर जैश ए मोहम्मद दुनिया भर को अपने ऑपरेशन के बारे में खुलेआम बता रहा है। और ये जो उसने पोस्ट किया है ये आपकी स्क्रीन पर है। 14 मई 2020 को देखिए, ये इसमें और जैश ए मोहम्मद का पोस्टर भी दिखाई देगा। ये सारे बैनर आप देखिए IC-814 के जो यहां पर आपके सामने दिख रहे हैं। और 24 मई 2020 को आतंकवादियों ने इस बैनर को पोस्ट किया है। ये बैनर लोगों को ईद के मौके पर मुबारकबाद देने के लिए पोस्ट किया गया था। मसूद अजहर और पाकिस्तान में मौजूद ज्यादातर आतंकवादी संगठनों के लिए 29 फरवरी 2020 का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। इसी दिन कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच एक शांति समझौता हुआ था, जिसके मुताबिक अगले 14 महीनों में अफगानिस्तान से विदेशी सेनाओं की वापसी शुरू हो जाएगी। पिछले 18 वर्षों से अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना और अफगानिस्तान की सरकार मिलकर तालिबान का मुकाबला कर रहे हैं और अफगानिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठन तालिबान को पाकिस्तान से बड़ी मदद मिलती है। इस शांति समझौते को कई जानकारों ने तालिबान की जीत बताया है और इस शांति समझौते से मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को एक तरह का जीवन दान मिल गया। इस समझौते के कुछ दिनों बाद ही 8 मार्च 2020 को मसूद अजहर ने क्या बयान दिया है, अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अफगानिस्तान को देख लें, गुज़श्ता 40 साल में कैसे कैसे हालात गुजर गए। सोवियत यूनियन का अंधेरा, कम्युनिस्टों का अंधेरा, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का अंधेरा, अमारत इस्लामिया की रोशनी। 40 साल में सिर्फ 7 साल, मगर जिनके अंदर रोशनी थी वो आगे ही बढ़ते रहे, वो हर हाल में डटे रहे, वो कामयाबियां पाते गए, वो कुर्बानियां पेश करते गए और उनकी इन कुर्बानियों ने मशरिक का मगरिब ज़मीन के हालात बदल डाले। किसी ने लिखा था कि 1 साल बाद दुनिया में तालिबान, मुल्ला उमर और मुजाहिदीन का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। अगर ये सब कुछ लिखने और सोचने वाले 29 फरवरी 2020 के दिन जिंदा थे तो मालूम नहीं उनके शैतानी दिलों पर क्या गुजर रही होगी। अब हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं कि राम मंदिर के बारे में क्या स्टेटमेंट यहां पर दी जा रही है। मेरे हाथ में वो स्टेटमेंट है और इसमें लिखा है कि अपनी स्टेटमेंट में अजहर कहता है, मसूद अजहर क्या कहता है, He feels like he's offering namaz at Babri Masjid on August 5 when yellow monkeys, यानी हिंदुओं को वो कह रहा है येलो मंकीज, पीले बंदर, ये वो बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहता है, यहां उसने लिखा है। ये सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है उसकी ये पूरी पोस्ट। मदीना मदीना नाम का सोशल पोस्ट ये लिखा गया है इस एड्रेस पर। 5 अगस्त 2020 को यह पोस्ट किया है और इसमें वो आगे कहता है, ही फर्दर सेज दैट देयर इज रेस्टलेसनेस अमंग टेररिस्ट्स एंड दे मे नॉट अलाउ द टेंपल टू बी कंप्लीटेड। अब आप सुनिए मसूद अजहर क्या कहता है कि आतंकवादी बेचैन है। यहां उसने लिखा है इस वेबसाइट पर, आतंकवादी बेचैन है और वो राम मंदिर कि कंस्ट्रक्शन को पूरा नहीं होने देंगे, ऐसा यहां पर लिखा है। और फिर आगे लिख रहा है कि आतंकवादी इस काम के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं। और ये जो स्टेटमेंट मसूद अजहर ने दिया है, इस स्टेटमेंट का जो टाइटल है वो क्या है वो भी आपको पढ़कर मैं बताता हूं। इसका टाइटल है, ए माए बाबरी मस्जिद तुझे सलाम। ए माए बाबरी मस्जिद तुझे सलाम, यानी बाबरी मस्जिद वी सल्यूट यू। और ये फिर कहता है कि भारत की जो दहशतगर्दी है इसको ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।
और फिर कहता है कि मेरा मन है कि मैं बाबरी मस्जिद पर नमाज अता करूं, और फिर लिख रहा है कि 5 अगस्त को ही फील्स लाइक ऑफरिंग नमाज एट बाबरी मस्जिद व्हेन येलो मंकीज, हमारे यहां जो हिंदू थे जो कि सैफरन कपड़ों में जब आते हैं, भगवा कपड़ों में जब हिंदू वहां दिखाई दे रहे हैं मंदिर में, उन्हें इन लोगों ने लिखा है अंग्रेजी में येलो मंकीज। येलो मंकीज असेंबल टू ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर राम मंदिर। अब आप सोचिए, जब ये येलो मंकीज कह रहे हैं हिंदुओं को जो राम मंदिर के शिलान्यास के लिए वहां पर मौजूद थे, तो अगर यही बात इनके लिए किसी ने कह दी होती तो अब तक इन्होंने खून की नदियां बहा दी होती। और राम मंदिर पर मसूद अजहर के ये विचार हैं जो वो खुलकर सोशल मीडिया पर लिख रहा है कि राम मंदिर को हम बनने नहीं देंगे और इसके लिए हमारे आतंकवादी अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं। और पुरानी बात नहीं है, 5 अगस्त 2020 को उसने यहां पर यह लिखा है जो आपके सामने है। संभव है कि आतंकवादी मसूद अजहर सिर्फ धमकी नहीं दे रहा है, इसका एक मतलब यह भी है कि जैश ए मोहम्मद इस समय राम मंदिर पर आतंकवादी हमले की तैयारी कर रहा हो, और ऐसे आतंकवादियों को रोकने के लिए अब भारत को बालाकोट से भी बड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहां एक बात बड़ी यह भी है कि मसूद अजहर को पिछले वर्ष ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया था। वो पुलवामा और पठानकोट में हुए आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड है, लेकिन अब तक पाकिस्तान ने मसूद अजहर पर कोई कार्रवाई नहीं की है। राम मंदिर के बाद अब कोरोना वायरस को लेकर आतंकी मंसूबों की बात करते हैं। कोरोना वायरस को लेकर तरह तरह की जो अफवाहें फैलती रही हैं, उनका प्रोडक्शन भी लगता है कि पाकिस्तान में ही हो रहा है। पाकिस्तान में आतंकवादी क्या कहते हैं, देखिए, मसूद अजहर ने कहा कि कोरोना वायरस से जो मुसलमान मर जाएंगे वो शहीद कहलाएंगे। मसूद अजहर ने कोरोना वायरस पर अपने सुझाव सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। मसूद अजहर के मुताबिक कोरोना वायरस का संक्रमण छूने से नहीं होता, यह हवा और शैतानी ताकतों से फैलता है। मसूद अजहर के मुताबिक कोरोना वायरस वास्तव में अल्लाह का एक बदला है जो वो काफिरों से ले रहे हैं। उसका कहना है कि जो लोग इस्लामी तौर तरीके अपना लेंगे उन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं होगा। ये जो पोस्ट है 19 मार्च 2020 को मसूद अजहर ने यह बातें सोशल मीडिया पर शेयर की है, उसका पोस्ट आपके सामने है। और यह भी एक वजह है कि पाकिस्तान में इस समय 3 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और इस वायरस से 6000 लोगों की मौत भी वहां पर हो चुकी है, लेकिन मसूद अजहर इसके लिए तैयार नहीं है। अब देखिए, 1 अप्रैल 2020 से पाकिस्तान में लॉकडाउन शुरू हो गया था। लॉकडाउन शुरू होने के बाद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने अपनी एक पत्रिका प्रकाशित की है जिसका नाम है मुस्लिम बच्चे। इसमें जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी मोहम्मद फैजल अली ने भारतीय सेना के एक अफसर को मारने के ऑपरेशन के बारे में बताया है। 26 मई 2020 को यह पत्रिका ऑनलाइन शेयर की गई है। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने आतंकवादियों के लिए ऑनलाइन डिजिटल वर्कशॉप चला रखी है जिसकी मदद से पूरी दुनिया में बैठे आतंकवादी एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का ऑनलाइन टेरर कैंप है जिसमें नौजवानों का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकवादी बनाया जा रहा है। और ये सब आपकी स्क्रीन पर है। भारत के सैनिकों को या भारतीय अफसर को कैसे मारा गया उसकी पूरी कहानी यहां पर बताई गई है। वो कहानी हम आपको यहां पढ़कर सुनाना नहीं चाहते, इसलिए कहानी को नहीं बता रहे हैं आपको, लेकिन आपको सिर्फ यह बताना चाहते हैं कि इन लोगों के प्रोपेगेंडा कैसे खुलेआम चल रहे हैं। जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी मसूद अजहर की भारत विरोधी बातें हमने आपको दिखाई। सिर्फ मसूद अजहर ही नहीं, उसका पूरा परिवार भारत के खिलाफ साजिश में शामिल है। अब मसूद अजहर के छोटे भाई तलहा अल सैफ की बातें आपको हम सुनाते हैं, ये आप सुनिए। आज अगर ट्रंप और मोदी के गुलामों और दर खरीद गुलामों खादिमों को यह खबर पहुंचे, जैश वालों की दावत को अल्लाह ने आज एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ा दिया। अमीर जैश के पैगाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज एक हसीन पैराहन और अता फरमा दिया। अल्लाह की तलवार न पहले तोड़ी जा सकी न आज तोड़ी जा सकी। अल्लाह की तलवार क़यामत तक नियाम से बाहर रहेगी। अल्लाह की तलवार का पैगाम भी
कुफार के कानों में जलजले बर्पा करता रहेगा। कश्मीर भी मुसलमानों का होगा, अफगानिस्तान भी मुसलमानों का होगा, मस्जिद अक्सा भी मुसलमानों के पास होगी, बाबरी मस्जिद में भी सजदे होंगे। तलहा अल सैफ इस ऑडियो क्लिप में कह रहा है कि जैश ए मोहम्मद को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशें भी गिरा नहीं सकती। अब आप सुनिए तलहा अल सैफ कैसे कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों को शहादत का नाम दे रहा है। ये देखिए आप। जिन्होंने ये मास्क बनाए, इजाद किए, वो बच गए इस मुसीबत से, ये मास्क पहनते हैं। और यहाँ पर भी इस बात को समझिए कि बहुत सी चीजों का खौफ इंसानों को मारता है, वो चीजें नहीं मारती इंसान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मुसलमान को ईमान की हालत में ये वबा लग जाएगी और इसमें वो दुनिया चला जाए, उसके लिए शहादत का सवाब है। आतंकवादी तलहा अल सैफ इस ऑडियो क्लिप में कह रहा है कि जो मुसलमान कोरोना वायरस के कारण मर रहे हैं, ये उनके लिए एक तरह की शहादत है। तलहा अल सैफ लोगों को कैसे जिहाद के लिए भड़काता है, अब आप ये सुनिए। अल्लाह का हुक्म जिहाद है, कुरान मजीद से 14.5 सदियों से मुतवातिर चला आ रहा है, आज तक उम्मत उस पर अमल करती चली आ रही है। अब ये हो गया कि जिहाद ना करना है ना मानना है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मुकद्दस खून जिहाद की दलील के तौर पर मौजूद है। ये मसूद अजहर का सगा भाई है, उसका छोटा भाई है। मसूद अजहर का भाई तलहा अल सैफ लोगों से कह रहा है कि वो अल्लाह के लिए जिहाद में शामिल हो जाएं और इसके लिए कुछ भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। इसके लिए वो उन्हें अपने बच्चों की कुर्बानी भी दे देनी चाहिए। आपको आज ये भी जानना चाहिए कि जो इतनी शिद्दत से जिहाद की बातें कर रहा है वो तलहा अल सैफ है कौन। जिस आतंकवादी की आवाज अभी आपने सुनी, यानी तलहा अल सैफ, तलहा अल सैफ जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का छोटा भाई है। तलहा अल सैफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के युवाओं को भारत के खिलाफ भड़काता है। ये काम पीओके और पाकिस्तान के लोगों को भारत के खिलाफ उकसाना इसका काम है। तलहा अल सैफ पाकिस्तान में रैलियों में लोगों को कश्मीर में घुसपैठ करने और हमला करने के लिए उकसाता है। जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के दूसरे भाई मुफ्ती रऊफ असगर की आवाज सुनाना चाहते हैं। मुफ्ती रऊफ असगर जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का छोटा भाई है। असगर को वर्ष 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 के अपहरण का साजिशकर्ता माना जाता है। जैश ए मोहम्मद में मुफ्ती रऊफ असगर की हैसियत नंबर 2 की है, यानी मसूद अजहर के बाद मुफ्ती रऊफ असगर ही जैश ए मोहम्मद के सारे बड़े फैसले लेता है, क्योंकि मसूद अजहर की तबीयत आजकल बहुत खराब रहती है, वो बीमार है, इसलिए यही आजकल एक तरीके से पूरे संगठन को चला रहा है। 26 फरवरी 2019 को भारत की सेना पाकिस्तान के बालाकोट में भारत की सेना ने एयर स्ट्राइक की थी। मुफ्ती रऊफ असगर इस एयर स्ट्राइक से कुछ दिन पहले ही इन टेरर कैंप्स में रह रहे आतंकवादियों को भारत के खिलाफ लड़ाई के लिए उकसाने के लिए गया था, उन्हीं टेरर कैंप्स में जहां पर हमने बमबारी की थी। पठानकोट एयरबेस पर वर्ष 2016 में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसकी प्लानिंग भी मुफ्ती रऊफ असगर ने ही की थी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ था, इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी भी मुफ्ती रऊफ असगर ने ही ली थी। मुफ्ती रऊफ असगर लोगों से कह रहा है कि अगर अल्लाह के करीब आपको जाना है तो फिर कुर्बानी और जिहाद ही उसका जरिया है। वो ईद उल अजहा पर कुर्बानी का विरोध करने वालों की आलोचना कर रहा है। अब आप सुनिए। इंसान कुछ अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करता है, कुछ अपनी मरगूबात कुर्बान करता है, कुछ अपनी मर्जियां अल्लाह रब्बुल इज्जत की खातिर कुर्बान करता है, कुछ ताल्लुकात अल्लाह की खातिर कुर्बान करता है, कहीं माल अल्लाह की खातिर कुर्बान करता है, कहीं अपनी जान अल्लाह की खातिर कुर्बान करता है, कहीं अपनी औलाद अल्लाह की खातिर कुर्बान करता है। तो वो ये नमाज, रोजा और इस तरह के अमाल के जरिए अल्लाह को राजी करने वाले जो लोग होते हैं, मेहनत करने वाले, उनसे बहुत आगे निकल जाते हैं, बहुत ऊंचा चला जाता है। हमारे पास जो तरीका इस उम्मत के पास कुर्बानी का महफूज है कि फला दिन कुर्बानी करनी है, फला जानवरों की कुर्बानी करनी है, उनकी फला सिफात होनी चाहिए, ये जो तरीका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क़यामत तक के लिए जारी फरमा दिया कि क़यामत तक जब तक मुसलमान दुनिया में रहेंगे इस तरीके पर अमल होता रहेगा, इस तरीके की निस्बत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ। अभी हमने जो आपको ये ऑडियो सुनाया, ये
जैश ए मोहम्मद का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है इस्लामी वॉइसेस ऑफिशियल। ये जो भी मैं आपको दिखा रहा हूं, इसका नाम है, यूट्यूब चैनल है इस्लामी वॉइसेस ऑफिशियल। 19 जुलाई 2020 को इस आतंकवादी ने इस यूट्यूब चैनल पर यह सारी बातें कही हैं और ये कह रहा है लोगों को कि अपने बच्चे और पैसे का भी आपको की कुर्बानी दे देनी चाहिए अल्लाह के रास्ते में। जिस आतंकवादी की आवाज अभी हमने आपको सुनाई है, इसका नाम मुफ्ती रऊफ असगर है और ये सारी बातें जैसे मैंने आपको कहा 17 जुलाई 2020 को कही हैं। इस ऑडियो क्लिप में असगर लोगों से कह रहा है कि वो अल्लाह के लिए बच्चों की कुर्बानी दें और अल्लाह के लिए पैसों का भी दान दें। अब हाफिज सईद, मशहूर आतंकवादी हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद का एक वीडियो देखिए। पाकिस्तान दुनिया का शायद एकमात्र देश है जहां पर नमाज के दौरान हथियार ले जाने की इजाजत है, AK-47 ले जाने की इजाजत है। इस वीडियो में आतंकवादी हाफिज तलहा सईद के साथ कम से कम 3 लोग ऐसे हैं जो AK-47 या उस तरह की घातक राइफल लिए हुए हैं। यह वीडियो पाकिस्तान के लाहौर में 1 अगस्त 2020 को रिकॉर्ड किया गया है, यानी वीडियो 44 दिन पहले का है। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिस जगह यह नमाज पढ़ी जा रही है, यह जगह लाहौर का आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स म्यूजियम के पास है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीछे जो इमारत है उस पर लिखा है पंजाब आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स म्यूजियम। आतंकवादी हाफिज तलहा सईद के साथ इस वीडियो में आप 100 से ज्यादा लोगों को देख सकते हैं, लेकिन आप ये मत समझिए कि ये लोग मामूली हैं। ये सभी लोग जो आपको दिख रहे हैं इस वीडियो में, ये सारे बड़े बड़े आतंकवादी हैं जो इस वीडियो में आपको दिख रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही काम है, पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाना। ये आतंकवादी वही हैं जो भारत के खिलाफ लगातार साजिश करते रहते हैं। ये आतंकवादी नमाज पढ़ रहे हैं और सामने आपको एक और आतंकवादी दिख रहा है जिसके हाथ में आपको AK-47 नजर आ रही है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, दुनिया में ऐसा कौन सा देश होगा जहां मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, गुरुद्वारे के सामने, चर्च के अंदर प्रार्थना करते समय भी इस तरह हथियार ले जाने की इजाजत होगी और वहां पर लोग खुलेआम हथियार लेकर ऐसे खड़े होंगे। यह सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है और यह हो रहा था अगस्त के महीने में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही थी। पाकिस्तान में क्या हो रहा था 1 अगस्त को, अब यहां पर आप देखिए। जो वीडियो हमने आपको आज दिखाया उसमें आतंकवादी हाफिज सईद का बेटा हाफिज तलहा सईद आपको दिख रहा है। आपको इस आतंकवादी के बारे में थोड़ी जानकारी भी दे देते हैं। लश्कर तैयबा में हाफिज तलहा सईद की हैसियत नंबर 2 की है, यानी अपने पिता के बाद यही चलाता है। यहां भी उतना ही परिवारवाद है और हाफिज तलहा सईद वो आतंकवादी है जो इस वक्त लश्कर तैयबा के सभी तरह के खर्चों और उसकी आमदनी का पूरा हिसाब किताब रखता है, यानी पैसे की सारी जिम्मेदारी, फंडिंग की सारी जिम्मेदारी इसी की है। जैश ए मोहम्मद भारत से कितनी नफरत करता है यह आपको हमने दिखा दिया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से हटने से पाकिस्तान के आतंकवादी कितने नाराज हैं और कितने खौफ में हैं, अब देखिए। मौलाना इलियास कश्मीरी के बारे में अब पहले आपको हम थोड़ी जानकारी देते हैं। जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान में अल रहमत ट्रस्ट चलाता है। मौलाना इलियास कश्मीरी इसी ट्रस्ट का चेयरमैन है। आतंकवादी कार्रवाई और इसके लिए आतंकवादियों की ट्रेनिंग के लिए अल रहमत ट्रस्ट पाकिस्तान में लोगों से पैसा जुटाता है। इलियास कश्मीरी का काम आतंकवादियों को जैश ए मोहम्मद संगठन में लेकर आना है, यानी इनकी भर्ती करना है। अब आप ये वीडियो देखिए
और यह वीडियो जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी मसूद इलियास कश्मीरी का है। वअअज़्ज़ जुंदह वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि सैफ़ वल मलाहिम। आज का ये इज्तिमा हिंदुस्तान में काबिज 9 लाख हिंदू अफवाज को ये दो टोक वाज़े पैगाम देना है कि जिस तरह तुमने आगे बढ़कर कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म करके और अपने आकाओं के साथ न्यूयॉर्क के अंदर जलसे और रैलियां मुनाकिद करके अपने तकब्बुर, अपनी फिरौनियत का मुजाहिरा किया। आज हम कोटली के इस चौक शहीदा में आपको ये वाज़े पैगाम देना चाहते हैं कि मुजाहिदीन न किसी कौम से मुतालबा करते हैं, न एहतजाजी मुजाहिरा करते हैं, न हम किसी से आजादी की भीख मांगते हैं। हम अपनों को भी गैरों को भी दो पैगाम देना चाहते हैं। अब पुलवामा की तरह आदिल डाक के वारिस निकलेंगे इंशाअल्लाह। अब पुलवामा से निकलकर, श्रीनगर से निकलकर आदिल डाक के दीवाने इंशाअल्लाह दिल्ली बम्बई के अंदर का कारवां बर्पा करेंगे। आइए, आजादी का रास्ता वो रास्ता है जो बुरहान वानी ने हमारे लिए मुंतखब किया। आजादी का रास्ता वो रास्ता है जो फांसी के फंदे के साथ झूलकर अफजल गोरू ने हमारे लिए मुतय्यन किया। सुना आज वाशिंगटन में किया, वहाँ जनरल असेंबली के अंदर एक 17 साल बच्चे की गूंज सुनाई दे रही है। दुनिया उसे आदिलदार के नाम से जानती है। कश्मीरियों, ये पैगाम है, दो टोक है, वाज़े है। अगर इसकी कीमत जान है, रब्बे काबा की कसम जान हथेली पर रख कर निकले हैं। कश्मीर अब नहीं तो कभी नहीं की बुनियाद पर तुम्हें निकलना होगा। पूरी कौम बनकर निकलना होगा, मुजाहिद बनकर निकलना होगा कि रब की नुसरत जिहाद के साथ है, मुजाहिद के साथ। पाकिस्तान मोदी के लिए करने वाला नहीं है। हम मोदी को कहते हैं, पाकिस्तान की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर उठाकर जरा मॉस्को की तरफ देखना। वो मॉस्को के ताबूत के अंदर आखिरी कील ठोंकने वाले कल तक फिरौन बने हुए वो 47 इत्तेहादी मुल्क आज अफगानिस्तान के अंदर मुजाहिदीन के तलबे चाट रहे हैं। इंशाअल्लाह यही तारीख दिल्ली और बम्बई के अंदर भी दोहराई जाएगी इंशाअल्लाह। इस वीडियो में आतंकवादी इलियास कश्मीरी ये कह रहा है कि मुजाहिदीन कभी भी आजादी की भीख नहीं मांगते। वीडियो में इलियास कश्मीरी ये भी कह रहा है कि उसके लोग दिल्ली और मुंबई में पुलवामा जैसे आतंकवादी हमले अब आगे भी करेंगे। पाकिस्तान में आतंकवादियों की ट्रेनिंग पर जी न्यूज का यह खुलासा बहुत अहम है, क्योंकि कल ये क्यों कर रहे हैं ये भी बता देते हैं आपको। कल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की एक मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में पाकिस्तान के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी और इस रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया जाएगा कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा या नहीं। यह लिस्ट उन देशों की होती है जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। पाकिस्तान फिलहाल इसकी ग्रे लिस्ट में है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ब्लैक लिस्ट में आने से बच जाता है। लेकिन ब्लैक लिस्ट करने का फैसला अक्टूबर में फ्रांस में होने वाली मीटिंग में लिया जाएगा और हम ये चाहते हैं कि अब पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में आ जाए। ये सारे सबूत जो आज हमने आपको दिखाए हैं, इन सबूतों को देखने के बाद दुनिया की कोई भी अदालत यही फैसला करेगी कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में होना ही चाहिए। FATF ने पाकिस्तान के सामने कुल 27 शर्तें रखी थी, जिनमें से 13 पर वो अभी तक कोई काम नहीं कर पाया है। ये सभी शर्तें आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम से जुड़ी हुई है। इस संगठन में दुनिया के सिर्फ 2 देश पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, जो हमेशा इसको बचा लेते हैं, और वो देश हैं टर्की और मलेशिया। पिछले 11 साल से पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के रेडार पर है। 2008 से 2010 तक पाकिस्तान इसकी ब्लैक लिस्ट में था, लेकिन तब वो किसी तरह इससे बाहर निकल गया और फिर 2018 के बाद से पाकिस्तान लगातार ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। और एक बार अगर ये फिर से ब्लैक लिस्ट में आ गया तो उसे वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं से फंडिंग मिलने में बहुत परेशानी होगी। ब्लैक लिस्ट
देश जो होते हैं उनके साथ दुनिया के दूसरे देश भी व्यापार करने से बहुत बचते हैं, यानी पाकिस्तान को इसका बहुत नुकसान होगा। अभी सिर्फ 2 ही देश ऐसे हैं जो FATF की ब्लैक लिस्ट में हैं, और ये हैं ईरान और उत्तर कोरिया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इस लिस्ट में तीसरा देश बन जाए। आज हमने आपको पाकिस्तान के आतंकवादियों और पूरे टेरर नेटवर्क पर यह पूरी जानकारी दी। यह पहला मौका नहीं है। जी न्यूज इससे पहले भी इन आतंकवादियों के बारे में आपको बताता रहा है, आगे भी बताते रहेंगे, और यही वजह है कि जी न्यूज लगातार इन आतंकवादियों के निशाने पर रहा है। ये आतंकवादी हमसे बहुत नफरत करते हैं, हम जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि ये सारे आतंकवादी इस समय जी न्यूज जरूर देख रहे होंगे। हालांकि जी न्यूज पाकिस्तान में प्रतिबंधित है, पाकिस्तान में जी न्यूज को देखने पर मनाही है, लेकिन ये सारे आतंकवादी ये हों या अंडरवर्ल्ड के जो बाकी लोग हैं वो हों, दाऊद इब्राहिम हो, दाऊद इब्राहिम के आसपास के लोग हों, हम जानते हैं ये सारे लोग जी न्यूज देखते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि इस समय भी ये सारे लोग अपनी ये खबर जी न्यूज पर जरूर देख रहे होंगे। ये आज जी न्यूज की सर्जिकल स्ट्राइक है इन सारे आतंकवादियों के ऊपर, और आज हमने आपको वीडियो दिखाए हैं, ऑडियो दिखाए हैं। और अगर मैं यहां दिल्ली में बैठकर ये सारी खबरें पाकिस्तान के बारे में आपको दिखा सकता हूं, ये सारे सबूत अगर जी न्यूज आपके सामने रख सकता है, तो सोचिए पाकिस्तान में बैठे इमरान खान, उनकी सरकार और पाकिस्तान की सेना क्यों नहीं कर सकती। इसकी बड़ी वजह यह है कि वो लोग आतंकवादियों पर कोई कार्रवाई करना ही नहीं चाहते और पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं ये कहकर कि वो कार्रवाई कर रहे हैं। इमरान खान तो यहां तक कहते हैं कि वो खुद आतंकवाद के विक्टिम हैं, यानी खुद आतंकवाद से ग्रस्त हैं। ये सारी झूठी कहानियां हैं और ये सारे सबूत आज हमने पूरी दुनिया के सामने रख दिए हैं, जिससे ये साबित होता है कि लॉकडाउन के दौरान जिस समय पूरी दुनिया कोविड-19 से बचने के बारे में सोच रही थी, ये सारे आतंकवादी उस समय भी खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे हैं, आतंकवादियों की भर्ती कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्कशॉप्स ले रहे हैं, यूट्यूब पर अपने वीडियोस डाल रहे हैं, ऑनलाइन साइट्स पर अपने बड़े बड़े लेख लिख रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं। और इसके अलावा ये लोग खुलेआम लोगों से मिलते हैं, उन्हें भड़का रहे हैं भारत के खिलाफ। जो सबसे बड़ी बात आज हमने आपको बताई है वो ये है कि राम मंदिर पर इनकी नजर पड़ गई है और ये लोग ये कहते हैं कि राम मंदिर को अब हम आगे बनने नहीं देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अब हम आपको ये बताते हैं कि आज जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, इससे पहले भी हम हाफिज सईद पर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करते रहे हैं। जी न्यूज किसी से डरता नहीं, चाहे चीन हो या पाकिस्तान हो। कुछ समय पहले, कुछ साल पहले यही सर्जिकल स्ट्राइक हमने हाफिज सईद पर भी की थी और उस समय हाफिज सईद ने जी न्यूज को क्या धमकी दी थी 2016 में, आज वो देखने का दिन है। ये जो एंकर इनके बैठ के कल मजे ले के खबरें बता रहे थे और झूठ पर मबनी हंसी आ रही थी इन सारी की बातों से, और तुम सबको जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों, इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है। इंशाल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हम तुम्हें पढ़ाएंगे। सबीरुल्लाह। तो 2016 में हाफिज सईद कह रहा है कि हम लोग बड़े मजे ले लेकर उनकी खबरें बताते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, हम बहुत मजे लेकर पूरी शिद्दत से ये खबर बताते हैं क्योंकि हम आपकी पोल खोलना चाहते हैं पूरी दुनिया के सामने। 2016 में भी यही करते थे, 2020 में भी यही कर रहे हैं। और ये लोग जो पाकिस्तान के कायर और डरपोक आतंकवादी हैं, ये 2016 में भी ऐसी ही खोखली धमकी दिया करते थे, झूठी धमकियां, और 2020 में भी वैसी ही धमकियां दे रहे हैं। 2016 की धमकी हमने आपको दिखा दी, तब ये कह रहे थे कि ये हमें बताएंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है, ये हमें बताएंगे। लेकिन तब आपको याद होगा 2016 में भी इनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हुई और उसके बाद हमने बालाकोट में इनके ऊपर एक और बालाकोट में भी सर्जिकल स्ट्राइक करके इनको बता दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ भारत कर सकता है, पाकिस्तान के ऊपर ये लोग नहीं कर सकते। और अब ये सारे सबूत देखने के बाद हम चाहेंगे, जी न्यूज 180 देशों में देखा जाता है, हम चाहेंगे कि पूरी दुनिया इन सबूतों को देखे और पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, उनके नेता हैं,
वो इन सबूतों को देखें और अब एक बार के लिए ये तय कर लें कि पाकिस्तान पर हर तरह के कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाने ही हैं। पुराने वीडियोस आपको नहीं दिखाए हैं, सारे वीडियो 2020 के दिखाए हैं, सारे वीडियोस लॉकडाउन के दौरान के दिखाए हैं, सारे वीडियो अभी कुछ महीने पुराने हैं। सब जो लेटेस्ट वीडियो हमने आपको दिखाया है वो अगस्त का है और अभी सितंबर चल रहा है, आप सब जानते हैं। इसलिए इस बार इन लोगों के बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये दोनों संगठन जिनके वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं, ऑडियो दिखा रहे हैं, ये वो हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधित कर चुका है और इन्हें आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। उसके बावजूद इनके सारे ऑफिस बेयरर्स, इन संगठनों में काम करने वाले तमाम आतंकवादी खुलेआम देखिए कैसे पाकिस्तान में जो चाहे वो कर रहे हैं। और यही आज हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी। तो हमने आपको बताया, एक तरफ हाफिज सईद जैसे आतंकवादी जी न्यूज को धमकी देते हैं, दूसरी तरफ अब हमने दूसरा फ्रंट भी खोल दिया है। पाकिस्तान का फ्रंट तो पहले से ही हमने खोल के रखा हुआ था, अब जी न्यूज ने दूसरा जो फ्रंट खोला है वो है चीन का फ्रंट। पाकिस्तान पहले ही खुलेआम धमकी दे चुका है और चीन अब हमारी जासूसी कर रहा है। चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच आज एक ऐसी खबर आई है जो पूरे देश के लिए चिंता की बात है। भारत के एक अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई बड़े बड़े नेताओं, कैबिनेट के कई बड़े बड़े मंत्रियों, बड़ी बड़ी हस्तियों का सर्विलांस या जासूसी करवा रहा है। चीन की सरकार और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी एक कंपनी को, एक आईटी कंपनी को यह काम सौंपा गया कि आप भारत में जितने भी बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनकी जासूसी कीजिए। और यह कहा जा रहा है कि भारत में 10,000 ऐसे लोग हैं जिनकी जासूसी चीन की यह कंपनी कर रही है। किसी भी देश को जिन पदों पर बैठे लोग चला रहे होते हैं उन सभी की खुफिया निगरानी की जा रही थी चीन द्वारा। उन लोगों की भी जासूसी हो रही थी जिन्हें ओपिनियन मेकर्स माना जाता है, इन्फ्लुएंसर्स माना जाता है, यानी ऐसे लोग जिनकी बातों को लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, उसके आधार पर अपनी राय बनाते हैं। उन सारे लोगों पर चीन की नजर है और उनकी जासूसी हो रही है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, उनके अलावा इस सूची में कई बड़े नेता हैं, सैनिक अधिकारी हैं, वैज्ञानिक हैं, देश के बड़े बड़े संपादक हैं और दूसरे महत्वपूर्ण लोग हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार अब तक भारत के कुल 5 प्रधानमंत्रियों या पूर्व प्रधानमंत्रियों की जासूसी चीन की एक कंपनी करवा चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत मोदी सरकार के लगभग सभी महत्वपूर्ण मंत्रियों की जासूसी हो रही थी। कैबिनेट मंत्रियों में रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, जनरल वीके सिंह के नाम प्रमुख हैं। 2 दर्जन मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, लगभग 350 सांसदों के नाम इस लिस्ट में हैं जिन लोगों पर नजर रखी जा रही थी और इनमें सभी पार्टियों के मुख्यमंत्री हैं और सांसद शामिल हैं। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके परिवार की गतिविधियों की भी निगरानी रखी जा रही थी। इसके अलावा शरद पवार का परिवार, सिंधिया परिवार और प्रकाश सिंह बादल के परिवार की भी खुफिया निगरानी चीन करवा रहा था। यह वो लिस्ट है उन नेताओं की जिन पर चीन की निगरानी है। बड़ी चिंता की बात यह है कि देश की सेना और तमाम वैज्ञानिक संस्थाओं की जासूसी भी चीन करवा रहा था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत समेत कम से कम 60 बड़े सैनिक अधिकारियों की जासूसी हो चुकी है। इनमें तीनों सेनाओं यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुख रह चुके हैं। 14 अधिकारियों के नाम शामिल हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो पर भी चीन नजर रख रहा था, उनकी जासूसी कर रहा था। चीन जिन बड़े वैज्ञानिकों की निगरानी कर रहा था वो देश की टॉप वैज्ञानिक संस्थाओं के वैज्ञानिक हैं। इसरो के चांद और मंगल ग्रह के मिशन से जुड़े डेटा पर भी चीन की पूरी नजर थी। अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम आपको इस खबर का दूसरा हिस्सा बताएंगे। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में
देश के सामने रखना है। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। जब भारत ने चीन के ऐप्स पर बैन लगाया था, आपको याद होगा, तब हमारे देश में चीन के कई चाटुकारों ने कहा था कि इससे क्या होगा। उनका कहना था कि बॉर्डर और बिजनेस को आपस में जोड़कर नहीं देखना चाहिए। बॉर्डर अलग बात है और बिजनेस अलग बात है। आज उन सभी लोगों को जवाब मिल गया होगा कि चीनी ऐप्स पर यह बैन क्यों जरूरी था। सीमा पर चीन की सेना घुसपैठ करती है, उसे रोकने के लिए हमारी सेना दिन रात सतर्क रहती है, लेकिन यह चीन की डिजिटल घुसपैठ है जिसे रोकने के लिए चीन के ऐप्स पर यह प्रतिबंध बहुत जरूरी था। आज आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर प्रधानमंत्री नहीं बचे, राष्ट्रपति नहीं बचे, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं बड़े बड़े वो नहीं बचे, भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं बचे, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं बचे, भारत के जो सेना अध्यक्ष हैं वो नहीं बचे और बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं बचे, तो सोचिए चीन के जो इरादे थे वो कितने खतरनाक रहे होंगे। अब ये साफ हो गया है कि इनके जरिए चीन किस तरह से देश के हर नागरिक और हर महत्वपूर्ण संस्था तक घुसपैठ कर चुका है। चीन के इस जासूसी नेटवर्क की पूरी पड़ताल ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम के 2 बड़े साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने की है। इनमें से एक रॉबर्ट पॉटर ने हमारे सहयोगी चैनल वियॉन से आज बातचीत की और अपनी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। We then worked for 3 months to restore a version of the data to the point where it could be searched and studied by journalists for the purposes of future publication. It's a very interesting data set in as much as it's a very ambitious data set and sits in alignment with the objectives of the company, who talks about using it for the purposes of engaging in hybrid warfare and political influence operations. It seems to be a global effort. It covers people from Namibia to North Korea. There's extensive profiling of people in every major place on planet Earth. Everywhere where there is power, this company attempts to collect information wherever they want to. A lot of this stuff you can take illicitly. It's possible to copy data from Twitter, Facebook, Crunchbase, LinkedIn, and contain that and copy that data and send it to China.
Now, that being said, there are things we should be doing to strengthen our security of those platforms. It shouldn't be so easy to steal this much information. But that being said, we also have to accept that there's a certain risk because the Chinese government doesn't seem to acknowledge the same norms of privacy and people the way that democratic countries like Australia and India do. भारत में इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को द इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने छापा है और इस खबर पर काम करने वाले पत्रकार पी वैद्यनाथन अय्यर ने, जो कि इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, अपनी इस रिपोर्ट के बारे में भी कुछ कहा है। आप सुनिए वो क्या बता रहे हैं। एक जो छोटी सी एक चाइनीज कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्म, लेकिन बिग डेटा पे काम करती है, जो लाखों और करोड़ों लोगों का इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है कई देशों में, सिर्फ भारत में नहीं, भारत में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, इंग्लैंड में और कई सारे देशों में, और उसको कैसे वो हर एक इंडिविजुअल को बड़े बारीकी तरह से ट्रैक करती है कंटिन्यूअसली 24 घंटा 7 दिन 7 दिन एक हफ्ते में और 365 दिन साल दर साल एक बंदे को कैसे कंटिन्यूअसली ट्रैक किया जाए। सोशल मीडिया के कई माध्यम होते हैं, 11-12 सोशल मीडिया के साइट्स हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक तो हम जानते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा विकी है, मीडियम है, ऐसे काफी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें पता भी नहीं है। तो क्या करती है ये फर्म? ये सारे ये इंफॉर्मेशन जो है आपका इकट्ठा करती है, उसका एक लॉग बनाती है और उसमें वो रिलेशंस भी बिल्ड करती है। जैसे प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री के परिवार में कौन है, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन है तो उनका परिवार कितना बड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि चीन इतने सारे लोगों की जासूसी क्यों करवा रहा था, इनसे जुड़े डेटा का वो क्या करता। दरअसल ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिसे हाइब्रिड वॉर कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में आप इसे एक तरह की चौतरफा आक्रमण की नीति कह सकते हैं, जिसमें दुश्मन पर हथियार चलाने से पहले ही उसे पस्त कर दिया जाता है। कल्पना कीजिए कि लद्दाख में भारत युद्ध की तैयारी कर रहा हो और इधर भारत के स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए, या दिल्ली मेट्रो का पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम हैक हो जाए। सिर्फ इतना ही क्यों, जो चीन हमारे देश के हर महत्वपूर्ण व्यक्ति और संस्था की जासूसी करवा रहा है, वो हमारे स्पेस प्रोग्राम और हमारे पूरे मिसाइल सिस्टम को भी बहुत आसानी से हैक कर सकता है। युद्ध में दो देशों की सेनाएं लड़ती हैं, लेकिन हाइब्रिड वॉर उससे बहुत आगे की चीज है। इसमें साइबर अटैक यानी हैकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। चीन जिस तरह का डेटा इस समय चुरा रहा है, उसका उद्देश्य ऐसे हमले करना ही है। हाइब्रिड वॉर में इकोनॉमिक यानी आर्थिक रूप से हमला किया जाता है ताकि दुश्मन देश को आर्थिक संकट में डाल दिया जाए। यह काम कई बार उन देशों में काम कर रही कंपनियों के जरिए भी किया जाता है। इसके अलावा चीन की तैयारी इंफॉर्मेशन अटैक करने की भी है। इसमें फेक न्यूज या अफवाहें फैलाई जाती हैं। आप देखते होंगे हमारे देश में भी बहुत सारी फेक न्यूज और अफवाहें फैलाई जाती हैं। इससे लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और कई बार दंगे भड़क जाते हैं। हाल ही में दिल्ली और बेंगलुरु में हुए दंगे चीन और पाकिस्तान की उसी फेक न्यूज मशीनरी का एक परीक्षण भी हो सकता है। चीन हाइब्रिड वॉर के मामले में बहुत आगे है, शायद दुनिया में सबसे आगे। सोशल मीडिया की मदद से अमेरिका और भारत जैसे देशों में दुष्प्रचार करने के आरोप चीन पर कई बार लग चुके हैं। कुछ साल पहले तक हाइब्रिड वॉर के मामले में अमेरिका, रूस और इजराइल जैसे देशों की ही महारत थी, लेकिन चीन ने पिछले एक दशक में सबको पीछे छोड़ दिया है। माना जाता है कि आज चीन दुनिया के लगभग हर देश में जासूसी करवाता है। इस काम में उसकी मददगार बनती हैं चीन की वो कंपनियां जिनके मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम सस्ता समझकर खरीद लेते हैं। हालांकि सर्वेलेंस का तरीका सिर्फ मोबाइल फोन तक सीमित नहीं है। चीन बहुत सारे दूसरे तरीकों से भी किसी व्यक्ति या संस्था के बारे में डेटा इकट्ठा करता है। इसके कई तरीके होते हैं, जैसे सबसे पहले उस व्यक्ति के बारे में उपलब्ध सभी सार्वजनिक जानकारियों को इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग की जाती है। उसमें उसके प्राइवेट मैसेजेस भी पढ़ने की कोशिश होती है। सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग से पता चलता है कि कोई व्यक्ति किन लोगों के संपर्क में रहता है। यह देखा जाता है कि वो फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पर किस तरह के कंटेंट देखता है और फिर उसके बाद कैसा रिएक्शन देता है। सर्विलांस करने वाली एजेंसियां जीपीएस डेटा से यह पता करती हैं कि कोई भी व्यक्ति कहां जाता है, उसकी लोकेशन क्या है, किन लोगों से मिलता है। ये सारी सूचनाएं होती हैं जिनका इस्तेमाल हाइब्रिड वॉर में अलग अलग तरीके से किया जाता है। चीन अब अपने दुश्मनों के खिलाफ हाइब्रिड वॉर का इस्तेमाल खुलकर कर रहा है। भारत में जासूसी का जाल भी उसी मकसद से बिछाया गया है।
हाइब्रिड वॉर का सबसे ताजा उदाहरण चीन का ही मिलता है। ताइवान और साउथ चाइना सी के मामले में चीन ने न सिर्फ दुनिया के कई देशों का मुंह बंद करवा दिया, बल्कि उनसे अपने पक्ष में बयान दिलवाए। इनमें दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और खाड़ी के कई देश शामिल हैं। 2014 में आईएसआईएस ने इराक की सेना के खिलाफ युद्ध में हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल किया था। आईएसआईएस ने बड़े पैमाने पर साइबर हैकिंग और प्रोपेगेंडा किया था, जिसके कारण इराक की सेना ने बहुत जल्दी हार मान ली थी। 2015 में सीरिया के गृह युद्ध में भी बागी सेनाओं के खिलाफ रशिया ने हाइब्रिड वॉर का इस्तेमाल किया था। इस लड़ाई में रूस ने विद्रोहियों की जासूसी करवाई थी और उनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स को हैक कर लिया था। 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई में भी हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल हुआ। इसके तहत इजराइल ने सैकड़ों वीडियोज और ऑडियो मैसेज फैला दिए थे, जिससे विरोधी पक्ष में दहशत फैल गई। जिस कंपनी पर जासूसी के आरोप लगे हैं उसका नाम है जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। इस कंपनी का मालिक है वैंग जूफेंग, इसका नाम यह है, और वैंग पहले अमेरिकी कंपनी आईबीएम के लिए काम कर चुका है। जेनहुआ कंपनी कहती है कि वो डेटा प्रोसेसिंग के बिजनेस में है, लेकिन उसका असली काम जासूसी करने का है। इसकी स्थापना अप्रैल 2018 में चीन के शेंजन शहर में हुई थी। जो कंपनी अकेले भारत में 10,000 से ज्यादा लोगों की जासूसी कर रही हो, उसके कर्मचारियों की संख्या भी 50 से कम ही है। यह सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए होता है। हालांकि इस कंपनी ने दुनिया भर में 20 जगहों पर अपने डेटा प्रोसेसिंग सेंटर्स खोल रखे हैं। जेनहुआ कंपनी की क्षमता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि यह रोज 15 करोड़ से ज्यादा डेटा को हैंडल करती है। और यह भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े बड़े देशों में ऐसे ही वहां के लोगों का, वहां के नेताओं पर जासूसी कर रही है। चीन जिन भारतीयों की जासूसी करवा रहा है उनमें एक नाम मेरा भी है, और इसका कारण क्या होगा हम अच्छी तरह से जानते हैं। जी न्यूज पर आप सब जानते हैं, हम लगातार ऐसी खबरें दिखाते रहे हैं जिनसे चीन को बहुत समस्या है। हमने हमेशा चीन के प्रोपेगेंडा के खिलाफ एक सख्त और साफ स्टैंड लिया है। चीन को यही बात चुभती है। जी न्यूज पर पिछले महीने हमने एक मेड इन इंडिया मुहिम शुरू की थी, जिसमें हमने आप सब से मिस्ड कॉल्स मंगाए थे। 1 करोड़ से ज्यादा दर्शकों ने मिस्ड कॉल करके हमारी इस मुहिम को समर्थन दिया था। 1 करोड़ की संख्या बहुत होती है, और ये वो 1 करोड़ लोग थे जिन्होंने ये कहा था कि वो चीन के सामान का बहिष्कार करेंगे और मेड इन इंडिया सामान खरीदेंगे। और उसके बाद से ही, जब से जी न्यूज ने ये मुहिम चलाई है, तब से ही भारत में ये पूरा माहौल पैदा हुआ है कि चीन के सामान का बहिष्कार करना है। तो जी न्यूज की जो पकड़ है अपने दर्शकों पर, जी न्यूज जिस तरह की खबरें चला रहा था, हम लोग जिस तरह की मुहिम आपके सामने चला रहे थे और आपकी राय हम बदल रहे थे, उससे चीन को बहुत परेशानी हुई। और इसीलिए चीन ये जानना चाहता था कि जी न्यूज में आखिर चल क्या रहा है। वो हमारे न्यूज रूम की बातें जानना चाहता था, न्यूज रूम की बातें सुनना चाहता था, वो मेरे बारे में जानना चाहता था, और इसीलिए उस लिस्ट में उसने मेरा नाम भी डाल दिया। और जैसा कि हम आपको यहां बता रहे हैं कि जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं, उन लोगों के अलावा उनके परिवार पर नजर रखी जा रही है। वो लोग किससे मिलते जुलते हैं, किससे बात करते हैं, उन पर नजर रखी जा रही है। उनके दोस्त कौन हैं, किन के संपर्क में हैं, ये सारी चीजें अब चीन लगातार मॉनिटर कर रहा है। और ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है। यानी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नेताओं को तो उन्होंने ट्रैक किया ही है, सेना से जुड़े बड़े अधिकारियों को, साइंटिस्ट को ट्रैक किया है, लेकिन वो मीडिया से जुड़े लोगों को भी ट्रैक कर रहे हैं, मेरे जैसे लोगों को भी ट्रैक कर रहे हैं, और वो जानना चाहते हैं कि भारत में क्या चल रहा है। जी न्यूज ने साइबर एक्सपर्ट से यह जानने की कोशिश की कि सोशल मीडिया प्रोफाइल से कैसे किसी भी व्यक्ति की निगरानी हो सकती है। ये सुधीर जी का ट्विटर प्रोफाइल है। समझने की बात यह है कि जो भी यहाँ पे डल रहा है ये पब्लिक डोमेन पे है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है कि चाइना इसे देख पा रहा है। वो इसे बिना बिग डेटा टूल्स को इस्तेमाल करे भी देख सकता है। अब उसे बिग डेटा की कहाँ जरूरत पड़ रही है, हम इस पोस्ट को ध्यान से देखते हैं, जिसमें सुधीर जी जो हैं वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। पोस्ट पे अगर हम ध्यान से देखें, इस पोस्ट पे 21,300 कमेंट्स हैं। इसके बाद इस पोस्ट को 21,900 बार रीट्वीट करा गया है और इसमें 2,08,100 लाइक्स हैं। अब बिग डेटा के थ्रू, इन सॉफ्टवेयर के थ्रू चीन अगर
इस पोस्ट को एनालाइज करता है सुधीर जी के पेज पे, ट्विटर पे, तो वो ये जान सकता है कि इन 21,300 कमेंट्स में से कितने लोग सुधीर जी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। इनमें से बहुत से लोग हो सकता है वो होंगे जो इस विजिट के अगेंस्ट होंगे या वो ये पसंद नहीं कर रहे होंगे कि हिंदुस्तान और अमेरिका के संबंध बन रहे हैं। तो चीन को ये पता चलेगा कि हमारे ही हिंदुस्तान में, हमारे ही भारत में ऐसे कौन से लोग हैं जो सुधीर जी को व्यक्तिगत तौर पे पसंद नहीं करते। उसके बाद चीन क्या करेगा, इन लोगों को आइडेंटिफाई करके इन तक ऐसा कंटेंट, ऐसी खबरें पहुंचाएगा जो इनके अंदर सुधीर जी को लेके और व्यक्तिगत जो घृणा है या एक हेट है उसको बढ़ाएगा। तो ये बड़ी चीज है। अब इतने सारे लोगों की भारत में जासूसी हो रही है और चीन इतनी दूर से बैठकर यह देख रहा है कि भारत के संपादक अब क्या अगली खबर करने वाले हैं। वो ये देख रहा है कि सरकार में शामिल जो लोग हैं वो क्या नई अगला बड़ा फैसला क्या करने वाले हैं। सब चीजों पर वो नजर बनाए हुए है और सबसे बड़ी बात यह है, ना सिर्फ ये लोग, इनके परिवार पर नजर है, इनके पूरा जो सोशल सर्कल है उस पर नजर है। ये लोग कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या लिखते हैं, सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, फोन पर किससे बातें कर रहे हैं, पिछले 2 साल में ये लोग कहां कहां गए हैं, उसकी लोकेशन उनकी क्या रही है, ये सब चीजें चीन अब स्टडी कर रहा है। इसलिए अब भारत सरकार क्या करेगी? सरकार इस इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाए हुए है और सरकार के सूत्रों ने हमें बताया कि इस जासूसी में सीधे तौर पर चीन सरकार का ही हाथ है, क्योंकि बिना सरकार के समर्थन के इतने बड़े पैमाने पर यह जासूसी संभव नहीं है। भारत सरकार मानती है कि दुनिया में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए चीन की सरकार ने कई देशों में इस तरह की जासूसी करवाई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत ने चीन के जिन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है उसके पीछे भी यही कारण था और अभी तक जो जानकारी हमें मिली, चीनी कंपनी ने केवल सोशल मीडिया पर उपलब्ध डेटा का ही उपयोग किया है और उनका विश्लेषण किया है। ऐसे में फिलहाल कोई भी कानूनी कार्रवाई इस समय सरकार कर नहीं सकती, भारत की सरकार, और जरूरी होने पर वो और भी चीनी ऐप्स पर और प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन आज से संसद का सत्र शुरू हुआ है। चीन की इस जासूसी पर कई सांसदों ने चिंता अपनी जाहिर की है, लेकिन भारत को अब यह करना चाहिए कि चीन के खिलाफ बाकी सारे देशों का समर्थन लेना चाहिए, क्योंकि चीन जिस हाइब्रिड वॉर की बात कर रहा है उसमें मिलिट्री वॉरफेयर है, यानी चीन हमारी सीमाओं पर जो कर रहा है वो मिलिट्री वॉरफेयर है। लेकिन चीन बायो वॉरफेयर भी कर रहा है, जिसका मतलब है कि जो ये कोरोना वायरस की बात हो रही है, सब जानते हैं कि ये वुहान से फैला है, चीन में, और बहुत सारे लोगों का ये आरोप है चीन पर कि ये जो वायरस था ये वुहान में किसी लैब में बनाया गया वायरस है और चीन ने इस वायरस को लेकर बहुत सारी जानकारी छिपाई है। ये एक बायो वॉर भी हो सकता है। और तीसरा जो है साइबर वॉरफेयर, वो भी अब चीन कर रहा है, जो उन्होंने अभी अभी भारत के लोगों पर किया है। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है और भारत को अब विश्व स्तर पर, विश्व के जो बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां बाकी देशों के साथ मिलकर चीन के खिलाफ इस बारे में एक नया मोर्चा खोलना चाहिए। भारत को एक दुनिया का एक नया गठबंधन अब तैयार करना चाहिए जिसमें ये सारी बातें चीन के खिलाफ उठाई जा सके। अब आखिर में आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि दुनिया का पहला हेलीकॉप्टर किस देश में उड़ाया गया था। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का जवाब बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं।
क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं।
क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं।
क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। आज हिंदी दिवस है। आज ही के दिन वर्ष 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। कई बार लोग राजभाषा और राष्ट्रभाषा को एक ही मान लेते हैं, लेकिन भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा है कि देश की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। वर्ष 1918 में इंदौर में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन में महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की मांग की थी। महात्मा गांधी ने कहा था कि जैसे ब्रिटेन में अंग्रेजी बोली जाती है और सारे काम अंग्रेजी में ही होते हैं, वैसे ही हिंदी को हमारे देश में राष्ट्रभाषा का सम्मान मिलना चाहिए। हिंदी इस समय दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है और दुनिया भर में हिंदी बोलने वालों की संख्या 75 करोड़ से ज्यादा है। वर्ष 1959 में आज ही के दिन सोवियत संघ का स्पेसक्राफ्ट लूना 2 चांद की सतह पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना था। ये चांद पर उतरते ही क्रैश हो गया था। चंद्रमा की सतह पर क्रैश होने से पहले यह अंतरिक्ष यान करीब 34 घंटों तक उड़ता रहा। लूना 2 की खासियत यह थी कि यह सोडियम गैस का एक बादल रिलीज करता था, जिसकी मदद से अंतरिक्ष यान की गतिविधियों को वैज्ञानिकों द्वारा देखा जा सकता था। वर्ष 1939 में आज दुनिया के पहले हेलीकॉप्टर ने अमेरिका में उड़ान भरी थी। इस हेलीकॉप्टर की उड़ान सिर्फ कुछ सेकंड की थी और इस दौरान यह हेलीकॉप्टर केबल्स के जरिए बंधा हुआ था। हेलीकॉप्टर के इस मॉडल को इगोर सिरोस्की नामक एक एविएशन एक्सपर्ट ने डिजाइन किया था और इस मॉडल का नाम VS-300 था। VS-300 की सफलता के बाद वर्ष 1942 में इस हेलीकॉप्टर का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया था। और वर्ष 1960 में आज ही के दिन ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की स्थापना हुई थी। यह संस्था 13 पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है। इसका गठन पेट्रोलियम नीतियों के समन्वय के लिए किया गया था ताकि दुनिया भर में तेल के बाजार स्थिर रहें। दुनिया में मौजूद क्रूड ऑयल रिजर्व्स का 80% हिस्सा इसी संगठन के देशों के पास है। सऊदी अरेबिया और UAE जैसे देशों के अलावा अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कुछ देश भी इसके सदस्य हैं। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं सिमरन कौर। रात 10:30 बजे के स्पेशल शो न्यूज कैमरा और एक्शन में आपका स्वागत है। इस स्पेशल शो न्यूज कैमरा और एक्शन में आज हम आपको ड्रग्स गैंग का सीक्रेट अड्डा दिखाएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि कंगना ने आज महाराष्ट्र सरकार पर क्या कहा। इसके अलावा दिल्ली और मुंबई टॉप 10 भी होंगे, लेकिन सबसे पहले 60 सेकंड में देखिए आज की कवर स्टोरी क्या है।